हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम बैक टू चैनल सिराज टेक डिजिटल। आज इनकम नॉट इंक्लूडेड इन टोटल इनकम का लेक्चर नंबर 4 होगा, जिसमें हम कवर करेंगे नए पॉइंट्स ऑफ इनकम नॉट इंक्लूडेड इन टोटल इनकम। स्टार्ट करेंगे आज की क्लास। प्रीवियस क्लास में हमने शेड्यूल नंबर 3 कंप्लीट किया था। अब तक आपके 2 शेड्यूल कवर हुए, शेड्यूल नंबर 2 एंड शेड्यूल नंबर 3। आज हम कवर करने वाले शेड्यूल नंबर 4। ठीक है, ये सब आपका कवर हो चुका है। शेड्यूल 2, शेड्यूल 3, आज शेड्यूल नंबर 4 कवर करेंगे। अब ये जो शेड्यूल नंबर 4 है, सिंपल लैंग्वेज में अगर मैं कहूँ तो शेड्यूल नंबर 4 इज फॉर फॉरेन सिटीजन या एनआरआई। हमने ये किया था रेसिडेंशियल स्टेटस, अगर आपको याद हो तो उसमें मैंने बताया था कि इंडिविजुअल के कितने स्टेटस होते हैं, 3। रेसिडेंट ऑर्डिनरी, रेसिडेंट नॉन ऑर्डिनरी और एनआरआई। एनआरआई मतलब नॉन रेसिडेंट इंडियन। नॉन रेसिडेंट इंडियन का मतलब होता है जो इंडिया में नहीं रहते। मतलब इंडिया में नहीं रहते ऐसा नहीं, इंडिया में रहते तो है बट कम डेज के लिए रहते, क्योंकि उसने उतना कंडीशन सेटिस्फाई नहीं किया है। कौन सा, 60 डेज वाला या 182 डेज वाला, वो सेटिस्फाई नहीं कर रहा, इसलिए हम उसे एनआरआई कह रहे हैं। बट रहता तो इंडिया में ही है, बट वो एनआरआई इसलिए क्योंकि वो मैक्सिमम टाइम इंडिया में नहीं रहता है, मिनिमम टाइम इंडिया में रहता है और मैक्सिमम आउट ऑफ इंडिया रहता है। तो क्या अगर वो लोग इंडिया में रह के कोई इनकम जनरेट कर रहे तो टैक्सेबल है क्या? नहीं। तो जो सेकेंड लेसन मैंने आपको पढ़ाया था उसी के अंदर पार्ट 2 था स्कोप ऑफ इनकम। उसमें मैंने आपको बताया था जो भी फॉरेन इनकम, फॉरेन सिटीजन होते हैं, फॉरेन इनकम जो था वो इंडिया में टैक्सेबल नहीं होता है। खाली प्योर फॉरेन इनकम ऑर्डिनरी को टैक्सेबल है और बाकी फॉरेन इनकम उसको टैक्सेबल नहीं है। बट उसके अलावा कोई भी इंडियन इनकम अगर एनआरआई कमा रहा है, एनआरआई का स्टेटस याद करो, रेसिडेंट ऑर्डिनरी, नॉन ऑर्डिनरी, एनआरआई, उसको जितने भी इंडियन इनकम थे सब क्या थे? टैक्सेबल। लेकिन फॉरेन इनकम उसको टैक्सेबल था क्या? नहीं। आज हम शेड्यूल नंबर 4 में यही पढ़ने वाले हैं। तो शेड्यूल नंबर 4 एनआरआई से रिलेटेड या फॉरेन सिटीजन से रिलेटेड है। अब वो क्या है, क्यों है, चलिए देखते हैं। इंडिया का स्पेशल टैक्स फ्री रूल बुक शेड्यूल नंबर 4। एक बार इंडिया ने डिसाइड किया कि फॉरेन लोग और कंपनीज को अट्रैक्ट करना है, फॉरेन के लोगों को और फॉरेन की कंपनी को अट्रैक्ट करना है, पर कंट्रोल तरीके से। क्योंकि फॉरेन कंपनी इंडिया में आ जाएगा, इंडिया पे रूल करेगा, वैसा नहीं होना चाहिए। या फॉरेन के लोग इंडिया में आएंगे और फॉरेन का रूल्स एंड रेगुलेशन लगाएंगे, तो वो नहीं। तो हम लोग कंट्रोल तरीके से हम लोग सोच रहे थे कि फॉरेन के लोगों को इंडिया में बुलाते या कंपनीज को बुलाते एंड इनकम जनरेट करवाते। तो गवर्नमेंट ने एक सीक्रेट रूल बुक बनाया जिसका नाम रखा शेड्यूल नंबर 4। अब शेड्यूल 4 किसके लिए? फॉरेन के लिए। सिंपल लैंग्वेज में यही समझना है। इसमें लिखा था कौन सी इनकम टैक्स फ्री होगी और किन कंडीशन पे फ्री होगी। मतलब कौन से इनकम फ्री होंगे जिसपे टैक्स भरने की जरूरत नहीं है और कौन से कंडीशन पे वो फ्री है वो पढ़ेंगे। जिसमें सबसे पहले हम लोग पढ़ने वाले नॉन रेसिडेंट इंडिविजुअल के बारे में, पार्ट 1 एनआरआई के बारे में। नॉन रेसिडेंट इंडियन इंटरेस्ट इनकम, इसमें हमेशा याद रखो शेड्यूल 4 पूरा इंटरेस्ट इनकम ही और कुछ भी नहीं है। इंटरेस्ट एंड इंटरेस्ट इनकम ही मिलने वाला है और कोई बाहर का इनकम नहीं है। 1-2 चीज अलग होगी बट 90% इंटरेस्ट पे ही काम है। इंटरेस्ट इनकम ब्रैकेट में लिखा है एनआरई अकाउंट। अब एनआरई अकाउंट का मतलब होता है नॉन रेसिडेंट एक्सटर्नल अकाउंट। ठीक है, नॉन रेसिडेंट है, इंडिया में अकाउंट ओपन करके रखा है, उस पर उसको इंटरेस्ट मिल रहा है, तो क्या वो इंटरेस्ट टैक्सेबल है कि नॉन टैक्सेबल है वो समझना है। इंटरेस्ट इनकम इज टैक्स फ्री। किसके लिए? एनआरआई के लिए। एनआरआई के लिए, नॉन रेसिडेंट के लिए इंटरेस्ट जमा कर रहा है, सेविंग अकाउंट में नहीं। कौन से अकाउंट में? नॉन रेसिडेंट एक्सटर्नल अकाउंट। ये इंपॉर्टेंट है, सेविंग अकाउंट की बात नहीं किया है मैंने, एनआरई अकाउंट के बारे में बात किया है। राहुल एक एनआरआई है और इंडिया के बैंक में एनआरई अकाउंट है, सेविंग अकाउंट नहीं है। उस पे उसको कोई भी ब्याज मिल रहा है तो वो टैक्स फ्री है, बाकी टैक्स फ्री नहीं है। उसे सेविंग अकाउंट ओपन करके रखा है, पैसा जमा कर रहा है, इंटरेस्ट जनरेट कर रहा है, वो टैक्स भरना पड़ेगा नॉर्मल। करंट अकाउंट बिजनेस भी कर रहा है, रहता बाहर है, बिजनेस कर रहा है, करंट अकाउंट ओपन करके रखा है, उस पर ब्याज लेते जा रहा है, वो भी टैक्सेबल है। लेकिन अगर एनआरआई अकाउंट पे, एनआरई अकाउंट पे है तो उसको क्या है? टैक्स फ्री है।
ये ध्यान में रखना। पॉइंट क्लियर हो गया क्या? सेकेंड है एम्बेसी ऑफिसर। किसी को पता है एम्बेसी ऑफिसर क्या होता है? एम्बेसी ऑफिसर का मतलब, हाँ, फॉरेन के ऑफिस में आईपीएस आईएफएस। क्या होता है आईएफएस? इंडियन फॉरेन सर्विस। एम्बेसी ऑफिसर का मतलब होता है कि देखो हर एक कंट्री में, जैसे इंडिया एक कंट्री है, इसमें अलग अलग लोग अलग अलग कंट्री से इंडिया में लोग आते हैं। अब ऑस्ट्रेलिया से आ रहा है, कनाडा से आ रहा है, लंदन से आ रहा है, यूके से आ रहा है, कहीं से भी आ रहा है, तो उनको समझने के लिए एम्बेसी ऑफिस ओपन किया जाता है। अब क्योंकि वो वहां के लोग को उधर काम पे, या तो इंडियन कोई भी इधर काम कर रहा है, फॉरेन का पर्सन भी वो एम्बेसी में काम कर सकता है, या इंडियन पर्सन भी वो एम्बेसी में काम कर सकता है, कोई भी काम कर सकता है। अब यहाँ पे एनआरआई इज इंपॉर्टेंट, क्योंकि हम किसके बारे में पढ़ रहे हैं? एनआरआई। मतलब जरूरी नहीं कि वो इंडिया का रेसिडेंट हो, मतलब इंडियन पर्सन, वो फॉरेन रेसिडेंट भी हो सकता है जो इंडिया में काम करने के लिए इधर काम कर रहा है एम्बेसी के अंदर, क्योंकि वो एम्बेसी का ऑफिसर है, वो इंडिया में काम कर सकते हैं। समझ रहा मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ? मैं ये बोलना चाह रहा हूँ जैसे हम इंडिया में काम करते हैं तो हम लोग नॉर्मल है, लेकिन मुझे गवर्नमेंट की तरफ से ऑफर आया कि आपको ऑस्ट्रेलिया की एम्बेसी में जाके काम करने का। अब क्योंकि मैं इंडियन पर्सन हूँ, वहां जा रहा हूँ, तो वहां की गवर्नमेंट के लिए मैं क्या बन गया? फॉरेनर बन गया। बट मैं काम उनके गवर्नमेंट के पास कर रहा हूँ, लेकिन मुझे ऑफर इंडियन गवर्नमेंट ने दिया होगा। अरे समझ में आ रहा है? तुम इंडिया के एम्बेसी को रिप्रेजेंट करो ऑस्ट्रेलिया में जाके। समझ में आ रहा है? ऑस्ट्रेलिया में जो एम्बेसी, वो ऑस्ट्रेलिया के लिए नहीं है, इंडियन पर्सन के लिए एम्बेसी में काम करो वहां जाके। मूवीज आपने देखा रहेगा, तो एम्बेसी होते हैं जो इंडिया वाले को इंडिया वाले संभालते हैं अलग, तो वैसा ही सीन है यहाँ पे भी। एम्बेसी ऑफिसर का काम ही वो है। एक फॉरेन एम्बेसी का ऑफिसर इंडिया में काम कर रहा है, एक फॉरेन एम्बेसी का ऑफिसर, फॉरेन एम्बेसी का ऑफिसर इंडिया में काम कर रहा है। मतलब कोई अलग कंट्री का बंदा है, वो इंडिया के ऑफिस में काम कर रहा है। अब वहां पे उसको जो काम दिया वो हमने ही दिया रहेगा। भाई मेरे को ऑस्ट्रेलिया का कोई पर्सन भेजो, हमारे इधर कोई आएगा, उसको समझ में नहीं आएगा कैसे बात करने का, तो ऑस्ट्रेलियन पर्सन रहेगा तो उससे इंटरेक्ट कर सकता है, क्योंकि वो इंडिया में घूम रहा है। समझ में, उसको कुछ प्रॉब्लम आया तो एम्बेसी में गया, बात कर लिया, वैसा। तो कंडीशन है इंडियन ऑफिशियल को भी उस कंट्री में सेम बेनिफिट मिलता हो, वो इंडिया में कोई और जॉब नहीं करता हो। मतलब ये है कि मैं एम्बेसी ऑफिस में काम कर रहा हूं, तो जो भी मेरे को यहाँ पे इंडिया में मिल रहा है, कोई सेम बेनिफिट उधर के कंट्री में भी मिलना चाहिए। अगर वैसा है और मैं कोई दूसरा जॉब नहीं कर रहा हूं, देन ओनली मेरे लिए क्या है? एग्जाम्प्ट इनकम है। एम्बेसी ऑफिसर का पगार कुछ भी मेरे को अगर मिल रहा है, तो अगर जो बेनिफिट मुझे गवर्नमेंट यहाँ पे देने वाली है, वही बेनिफिट अगर बाहर भी दे रही है, या बाहर जो बेनिफिट मिल रहा है वही बेनिफिट मुझे इंडिया में भी मिलने वाला है, तो वो सब मेरे लिए नॉन टैक्सेबल इनकम होगा। इन शॉर्ट, एम्बेसी ऑफिसर कोई दूसरा जॉब नहीं करना चाहिए, ओनली एम्बेसी ऑफिस का काम करना चाहिए, और कोई जॉब नहीं करना चाहिए, और उसे गवर्नमेंट से ही अप्रूवल आना चाहिए और किसी से अप्रूवल नहीं आना चाहिए। कोई प्राइवेट एम्बेसी में प्राइवेट के थ्रू गया है तो काम नहीं चलेगा। पॉइंट क्लियर हो गया? नेक्स्ट है फॉरेन एम्प्लॉय। अब वो और इसमें बहुत फर्क है। एम्बेसी में काम करना इज डिफरेंट एंड फॉरेन एम्प्लॉय इज डिफरेंट। ब्रैकेट में कुछ लिखा है, मतलब एनआरआई है पहली बात तो। शॉर्ट मतलब कम डेज के लिए वो इंडिया में। फॉरेनर है, जॉब पे आ गया यहाँ पे, हो सकता है 50 दिन के लिए आया है, 100 डेज के लिए आया है, 182 डेज से कम है। अब 182 डेज का कंडीशन है, यहाँ पे स्टे कितना है? 90 डेज के लिए या कम। 182 रेसिडेंस स्टेटस के लिए, बट यहाँ पे शॉर्ट स्टे का मतलब हुआ स्टे लेस देन और इक्वल्स टू 90 डेज। 90 डेज मतलब 3 महीना, 30 90 डेज होता है। तो अगर वो 3 महीने के लिए जॉब पर कर रहा है, 3 महीने के लिए, और कमा रहा है, तो फॉरेनर है, काम करने आया है 3 महीने के लिए, कोई टैक्स भरने की जरूरत नहीं। सिंपल, रेम्यूनरेशन इज इक्वल्स टू टैक्स फ्री। एक फॉरेन कंपनी का एम्प्लॉय इंडिया आता है काम के लिए, सिंपल कंडीशन है कंपनी इंडिया में बिजनेस नहीं करती है एंड स्टे लेस देन 90 होना चाहिए, सैलरी इंडिया में डिडक्ट नहीं हुई है। अब यहाँ पे क्या हुआ, कंपनी इंडिया की नहीं है, बट बंदा काम के सिलसिले में इंडिया में आया है, 3 महीना यहाँ पे रहा, उस कंपनी का, फॉरेन कंपनी का काम किया उसने इंडिया में आके। अब ऐसा कैसे हो सकता है? एग्जाम्पल के लिए कि यूएस में कुछ कंपनी को मशीन की रिक्वायरमेंट है और वो मशीन का काम करने वाला उधर ही है,
बट वो मशीन इंडिया में अवेलेबल था, तो वो बंदा बोला ठीक है मैं आता हूँ इंडिया में काम करके जाऊँगा। वो आया, कुछ काम करके चला गया। पगार तो उधर की गवर्नमेंट देने वाली या उधर का बंदा देने वाला, इधर का कोई देने वाला है क्या? कंपनी उधर है कि इधर है? भाई कंपनी भी उधर ही है। तो इधर सिंपल है, कंपनी इंडिया में बिजनेस नहीं करती है, उसकी स्टे लेस देन 90 है और सैलरी इंडिया में डिडक्ट नहीं हुआ है, सैलरी वहीं पे डिडक्ट हुआ है, तो ही आप फॉरेन एम्प्लॉई हो एंड आपको जो भी रेम्यूनरेशन मिलेगा वो सब आपके लिए क्या रहेगा? टैक्स फ्री रहेगा। अगर मैं इसको और सिंपल कर दूं तो स्कोप ऑफ इनकम पढ़ाया था, सैलरी रिसीव्ड इन फॉरेन, फॉरेन इनकम है, एनआरआई को टैक्सेबल है क्या? ये वही बात है, समझा? घुमा फिरा के दिया है बट चीजें वही है। नेक्स्ट, फॉरेन शिप वर्कर, एनआरआई आ गया मतलब यही होने वाला है, फॉरेन 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 है। फॉरेन शिप वर्कर के लिए एक नॉन रेसिडेंट शिप पे काम करता है और इंडिया विजिट करता है। एक पर्सन है जो नॉन रेसिडेंट शिप पे काम कर रहा है। नॉन रेसिडेंट शिप मतलब जो इंडिया का शिप नहीं है या इंडिया में बहुत कम घूमता है, उस पे काम कर रहा है और इंडिया विजिट कर रहा है। तो बताया था विजिट के लिए आ रहा है तो स्पेशल कैटेगरी में आता है, गवर्नमेंट के स्कोप ऑफ इनकम और सैलरी इसमें रेसिडेंट स्टेटस में करवाया था। तो कंडीशन है टोटल से कितने दिन के लिए होना चाहिए, तो ही तुम्हारा सैलरी क्या रहेगा? ऊपर जो था सेम। नेक्स्ट है ट्रेनिंग इन इंडिया, सेम वापस ट्रेनिंग के लिए इंडिया में आ रहा है कोई फॉरेन बंदा। एक फॉरेन गवर्नमेंट का एम्प्लॉई, फॉरेन गवर्नमेंट का एम्प्लॉई इंडिया ट्रेनिंग के लिए आता है, तो ट्रेनिंग गवर्नमेंट, पीएसयू, स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशन या स्पेसिफिक सोसाइटी में ही होना चाहिए, मतलब गवर्नमेंट ऑफिस में ही होना चाहिए। तो उसका ट्रेनिंग का जो रेम्यूनरेशन रहेगा वो क्या रहेगा? टैक्स फ्री। आई होप ये पॉइंट सब समझ में आ रहा है। नेक्स्ट है फॉरेन इनकम, ब्रैकेट में लिखा है स्पेशल विजिट स्कीम। अब फॉरेन एक एनआरआई 5 साल बाद इंडिया विजिट करता है गवर्नमेंट स्कीम के अंदर, मतलब उसको भाई तू बाहर रहे बट उसने कुछ स्कीम वगैरह में रजिस्टर किया रहेगा, बोले 5 साल के बाद वो इंडिया में आ रहा है खाली घूमने के लिए, विजिट के लिए, रहने के लिए नहीं। फर्स्ट विजिट आफ्टर 5 years होना चाहिए, गवर्नमेंट नोटिफाइड स्कीम होना चाहिए, बेनिफिट सिर्फ 5 कंसेक्यूटिव ईयर्स में होगा, बराबर है? मतलब 5 साल बाद ही तुम इंडिया में आओगे, 5 साल बाद ही तुम इंडिया में आओगे एंड गवर्नमेंट स्कीम ही होगा, तो जो भी तुम इनकम कमाओगे वो पूरा क्या रहेगा? नेक्स्ट पार्ट एनआरआई खत्म हो गया, अब पार्ट नंबर 2 उसी के अंदर है फॉरेन कंपनीज। अभी इधर एनआरआई इंडिविजुअल था, अभी कंपनी, पहले लाइन पे दिया था लोग या कंपनी, मैंने स्टार्ट वैसे ही किया था, एक फॉरेन लोग एंड कंपनी है, तो लोग मतलब इंडिविजुअल हो गया, अब कंपनी की बात कर रहा हूं। पहले जितने भी पार्ट पढ़े वो एक इंडिविजुअल के बारे में पढ़ा था, अब हम पढ़ रहे हैं कंपनी के बारे में, ठीक है क्या? कंपनी के बारे में पहला है सिक्योरिटी प्रोजेक्ट कंपनी। एक फॉरेन कंपनी इंडिया के सिक्योरिटी प्रोजेक्ट पे काम करती है, मतलब इंडियन गवर्नमेंट ने किसी को फॉरेन कंपनी वाले को बोला भाई हमारा सिक्योरिटी के ऊपर तेरे को काम करने का। अब कंपनी क्या बोला है? फॉरेन कंपनी किसके लिए काम कर रही है? इंडिया के सिक्योरिटी प्रोजेक्ट पे काम करती है, तो कंडीशन है सर्विसेज इंडिया के सिक्योरिटी से रिलेटेड हो और इंडिया के अंदर या बाहर प्रोवाइडेड हो, चाहे वो इंडिया के अंदर सर्विस प्रोवाइड कर रहा है या इंडिया के बाहर, बट इंडिया के लिए हो, तो ही उसके ऊपर जो रॉयल्टीज मिलने वाला है या टेक्निकल फीस मिलने वाला है वो सब आपके लिए क्या है? ऐसा लगता नहीं कि गवर्नमेंट है, क्योंकि मैंने आपको एक सिंपल वर्ड में बोला सिक्योरिटी का काम अपन कोई इंडिविजुअल तो करेगा नहीं, इंडियन सिक्योरिटी मतलब गवर्नमेंट का काम है। और आपको हमेशा एक बात याद रखना, गवर्नमेंट है टैक्स फ्री, गवर्नमेंट है टैक्स फ्री, ये बात याद रखना है। क्लियर है क्या? नेक्स्ट है NTRO प्रोजेक्ट। NTRO का मतलब क्या है? नेशनल टेक्निकल रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। NTRO नेशनल टेक्निकल रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, वापस से कुछ रिसर्च करने के लिए गवर्नमेंट ने किसी को अपॉइंट किया रहेगा, वो टैक्स फ्री रहने वाला है। कंपनी NTRO के लिए काम करती है, सर्विस NTRO का को दिया हो या रॉयल्टीज NTRO से मिल रहा है, तो वो सब इनकम मेरे लिए क्या है?
टैक्स। कोई टेक्निकल रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन को अपने कुछ पैसा दिया या उनसे कुछ पैसा मिल रहा है, अपने लिए टैक्स फ्री इनकम है वो। नेक्स्ट है ऑफशोर बैंकिंग यूनिट, OBU। एक पर्सन SEZ, फुल फॉर्म पता है किसी को? स्पेशल इकोनॉमी जोन, SEZ, स्पेशल इकोनॉमी जोन। अब स्पेशल इकोनॉमी जोन मतलब ऐसा है जो है ना, बोलते हैं कि गवर्नमेंट ने उसको अलग ही रखा है, वहाँ मोस्टली आर्मी लोग रहते हैं और उसको अलग से रखा हुआ है, भाई इधर टैक्स नहीं भरने की ज़रूरत है, इधर कम लोग रहते हैं, गरीब लोग हैं, इनको टैक्स भरने की ज़रूरत नहीं है, वैसे स्पेशल इकोनॉमी जोन है। एक पर्सन SEZ के OBU, ऑफशोर बैंकिंग यूनिट में डिपॉजिट करता है। ऑफशोर मतलब जो पानी के नज़दीक होता है, बराबर है, उधर स्पेशल इकोनॉमी जोन हमने बना के रखा है, वहाँ पे एक छोटा सा बैंक बना के रखा है, उस बैंक में उस बंदे ने पैसा जमा किया है, क्योंकि वो SEZ वाला है, उधर बैंक उसमें उसे पैसा डिपॉजिट किया है। डिपॉजिट 1 अप्रैल 2005 के बाद का ही होना चाहिए, तो ही उस पर जो इंटरेस्ट मिलेगा वो टैक्स फ्री होगा। समझ में आया? ऑफशोर बैंकिंग यूनिट, OBU, स्पेशल इकोनॉमी जोन है, उधर आपने बैंक में पैसा डिपॉजिट किया, उस पर जो भी आपको ब्याज मिलेगा वो आपके लिए एग्जाम या टैक्स फ्री होगा, और जो भी डिपॉजिट होना चाहिए अप्रैल 2005 के बाद ही होना चाहिए, उसके पहले नहीं। उसके पहले वाला है तो टैक्सेबल है, और उसके बाद वाला है तो टैक्स फ्री है। पॉइंट क्लियर हो गया? क्रूज शिप लीजिंग, फॉरेन कंपनी क्रूज शिप ऑपरेट करती है इंडिया में। फॉरेन कंपनी क्रूज शिप ऑपरेट करती है इंडिया में, सिंपल लाइन में लिख दिया है। फॉरेन कंपनी कोई क्रूज शिप है जो कहां से ऑपरेट हो रही है? इंडिया से ऑपरेट हो रही है, मतलब इंडियन गवर्नमेंट उसको मैनेज कर रही है, भाई ठीक है हम लोग आपके कंट्रीज में भेजते रहेंगे, वैसा कुछ अगर है तो पेमेंट स्पेसिफाइड कंपनी से मिले, जो भी कंपनी स्पेसिफाइड जो ये टूर को मैनेज कर रही है, दोनों कंपनी सेम होल्डिंग कंपनी के सब्सिडरी हो, वैलिड टिल 1 अप्रैल 29। मतलब सब्सिडरी कंपनी का मतलब क्या होता है? पेरेंट कंपनी, एक हेड ऑफिस है और उसने दूसरा ब्रांच ऑफिस, और एक ही कंपनी वाले लोग हैं, और उसे मैनेज भी सेम कंपनी, मतलब सेम ओनर ही कर रहे हैं। समझ में आ रहा है? और उससे कोई भी इनकम आपको जनरेट हो रहा है, जैसे लीज, क्योंकि लीज दिया गया है, भाड़े पे दिया हमने, शिप को भाड़े पे दिया, भाई तुम चलाओ 5 साल तक, मुझे इनकम देते रहना, तो जो 5 साल का रेंट उसको मिलने वाला है वो सब उसके लिए क्या है? टैक्स फ्री है। आई होप ये समझ में आया। स्पेसिफाइड इन्वेस्टमेंट, यूरोपियन इकोनॉमिक कम्युनिटी EEC, यूरोपियन इकोनॉमिक कम्युनिटी EEC इंडिया में इन्वेस्ट करती है। कोई यूरोपियन कंट्री इंडिया में इन्वेस्ट करती है तो उस पर जो भी ब्याज, जो भी डिविडेंड, जो भी कैपिटल गेन रहेगा, सब क्या रहेगा? इन्वेस्टमेंट नोटिफाइड स्कीम के अंडर ही होना चाहिए, गवर्नमेंट के थ्रू ही होना चाहिए। क्रूड ऑयल सेल, कच्चा तेल बेचना, उसे इनकम जनरेट करना। एक फॉरेन कंपनी इंडिया को क्रूड ऑयल बेचती है, सेल्स इंडियन करेंसी में हो, गवर्नमेंट अप्रूव्ड एग्रीमेंट हो, कंपनी इंडिया में और कोई बिजनेस ना करती हो। कंडीशन ये है कि भाई एक फॉरेन कंपनी इंडिया को क्रूड ऑयल अगर बेच रही है और बेच के अपन इनकम जनरेट करते रहेंगे, तो वो सेल्स इंडियन करेंसी में ही होना चाहिए, गवर्नमेंट अप्रूव्ड होना चाहिए, कंपनी इंडिया में और कोई बिजनेस नहीं करती होगी, तो जो भी इनकम उस पर जनरेट होगा वो सब मेरे लिए क्या रहेगा? टैक्स फ्री होगा। अब उसी का दूसरा पार्ट है लेफ्ट ओवर ऑयल का गेन। अब ये लेफ्ट ओवर मतलब क्रूड ऑयल आ गया, बेच दिया, अब कुछ बच गया है, उसका क्या? सेम कंपनी के पास कुछ और क्रूड ऑयल बच जाता है, लेफ्ट ओवर स्टॉक। कंडीशन है सेल्स तब हो जब स्टोरेज एग्रीमेंट एक्सपायर या टर्मिनेट हो जाए। मतलब एग्जाम्पल के लिए मैंने सेल्स कब किया है? जब मेरा जो स्कीम था एक्सपायर हो गया या टर्मिनेट हो गया, अभी कुछ भी नहीं भाई, इसका कुछ नहीं करने का, पड़ा है ऐसे ही, तब अगर आपने उसको बेच दिया है और जनरेट किया है तो वो टैक्स फ्री है। लेकिन अगर उसका एक्सपायरी डेट या टर्मिनेशन अभी तक हुआ ही नहीं है, मतलब क्रूड ऑयल को मेरा कि 5 साल तक मैं रख सकता हूँ, 5 साल के बाद उसका वैल्यू कुछ भी नहीं है, और मैंने 5 साल के बाद उसको बेचा और इनकम जनरेट किया है, तो वो इनकम टैक्स फ्री होगा।
लेकिन अगर 5 साल के अंदर ही उसे बेच दिया है तो वो टैक्स फ्री नहीं है, क्योंकि वो फिर इस कैटेगरी में आ जाता है। समझाइए, क्लियर है? रिजल्ट, सेल्स ऑफ लेफ्ट ओवर ऑयल इज इक्वल टू टैक्स फ्री। नेक्स्ट है कैपिटल गुड्स सप्लाई। कैपिटल गुड्स सप्लाई क्या होता है? एक फॉरेन कंपनी इंडिया के कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरर को मशीन, टूल्स या कैपिटल गुड्स देती है। ओनरशिप फॉरेन कंपनी के पास ही रहे, गुड्स इंडिया में मैन्युफैक्चर के लिए यूज हो, मैन्युफैक्चर बॉन्डेड वेयरहाउस में हो, वैलिड टिल TY। व्हाट इज TY? मैंने बताया था ये टैक्स ईयर, इधर प्रीवियस ईयर असेसमेंट ईयर नहीं होता है, 3031 तक ही वैलिड है। कैपिटल गुड्स सप्लाई का मतलब है कोई भी कैपिटल गुड जो एक ही बार अपन खरीदते उसका सप्लाई कर रहे हो और उससे इनकम जनरेट कर रहे हो, तो वो 2000 टैक्स ईयर 2030-31 के बीच में तुम्हारे वेयरहाउस में होना चाहिए। गुड्स इंडिया में ही मैन्युफैक्चर किए जाने चाहिए। ओनरशिप फॉरेन कंपनी के पास ही रहना चाहिए, इंडियन के पास नहीं रहना चाहिए। अब उससे कोई इनकम अगर आप जनरेट करें तो आपके लिए क्या है? टैक्स फ्री है। नेक्स्ट है डेटा सेंटर सर्विस, DCS। एक नोटिफाइड फॉरेन कंपनी इंडिया में डेटा सेंटर सर्विस देती है। कंपनी का इंडिया में ओनरशिप कंट्रोल नहीं होना चाहिए, सिर्फ रीसेलर के थ्रू ऑपरेट करे, प्रॉपर रिपोर्टिंग कंप्लायंसेस हो, वैलिड टिल 31 मार्च 2047। डेटा सेंटर सर्विस बहुत आपको पता है कि नहीं पता नहीं, बट जैसे एंड्रॉयड है, एंड्रॉयड फ़ोन यूज़ करने वाले, तो जब भी आप फ़ोन यूज़ करते हो तो आपका डेटा यूज़ करते हैं, अलग अलग ऐप यूज़ करते हैं, तो उसको परमिशन दिया गया है। हाँ कि नहीं? हम लोग परमिशन देते हैं, यू कैन यूज़ माई कॉन्टैक्ट, यू कैन यूज़ यू कैन यूज़ माई कैमरा, यू कैन यूज़ XYZ। तो एक नोटिफाइड फॉरेन कंपनी इंडिया में डेटा सेंटर सर्विस दे रही है। कंपनी का इंडिया में ओनरशिप कंट्रोल नहीं होना चाहिए, सिर्फ रीसेलर के थ्रू ऑपरेट करे। तो ऐसा कोई इनकम अगर आप जनरेट कर रहे हो, आप डेटा सेल करके इनकम जनरेट कर रहे हो, क्योंकि वो फॉरेन कंपनी है, इंडियन कंपनी नहीं है, और आप उससे इनकम जनरेट कर रहे हो, तो वो इनकम आपके लिए क्या है? टैक्स फ्री, एंड इट शुड बी वैलिड टिल 31 मार्च 47। अभी तो बहुत टाइम है, बट फिर भी मतलब जो तुम्हारा कॉन्ट्रैक्ट है वो 2047 तक ही होना चाहिए। उससे ज़्यादा का कॉन्ट्रैक्ट अगर आपने साइन करके रखा है तो वो इनकम इसके अंदर इंक्लूड नहीं होगा। अब जैसे ऊपर 31 तक इधर भी कॉन्ट्रैक्ट साइन होता है, इधर भी कॉन्ट्रैक्ट साइन होता है, और वो कॉन्ट्रैक्ट का एक लिमिट है, कब तक होगा? 47 या 30-31 तक का कॉन्ट्रैक्ट। क्लियर है? लास्ट पॉइंट इसके अंदर, एसएससी अंडर इनकम टैक्स एक्ट 1961, जो आपका पुराना इनकम टैक्स एक्ट था 1961, आपने उसी के अंदर अपने आप को रजिस्टर किया तो लीगसीज आ जाएगा। लीगसी क्लॉज बताया था मैंने, जो पुराना है वही कैरी फॉरवर्ड करना होता है। तो कुछ लोग ऑलरेडी ओल्ड इनकम टैक्स के क्लॉजेस कवर करते हैं, जैसे 10(6)(a), 10(15) है, तो उनको एग्जम्पशन मिलेगा, बट इनकम टैक्स एक्ट 1961 के रूल को फॉलो करना होगा। अब इनकम जो भी आप जनरेट करोगे वो क्या रहेगा? टैक्स फ्री, सब्जेक्ट टू द कंडीशन। ये था आपका लीगसी फॉर्मेट शेड्यूल नंबर 4। शेड्यूल नंबर 4, इनकम of eligible for non-resident and foreign companies, NRI and foreign companies। NRI को मैंने आपको एक्सप्लेन किया था, इंटरेस्ट इनकम, रेम्यूनरेशन, सैलरीज, रेम्यूनरेशन फॉर ट्रेनिंग एंड फॉरेन, ये आपको एक्सप्लेन किया और कंपनी एक्सप्लेन किया। क्लियर है? देखो मैं आपको टेक्स्ट बुक का पूरा शेड्यूल भी बता रहा हूँ और बाकी चीज़ों को मैं सिंपल लैंग्वेज में एक्सप्लेन कर रहा हूँ। पूरा नोट्स एक साथ ही शेयर करूंगा, जितने भी शेड्यूल्स है इसके अंदर सब नोट्स एक साथ मैंने बना के रखा है, सब आपको एक साथ शेयर कर दूंगा। ठीक है क्या? क्लियर? तो आज का क्लास इतना ही। होपफुली वीडियो पसंद आया तो प्लीज वीडियो को लाइक कर देना, फ्रेंड्स ग्रुप में शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।